गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो 15वां टेस्ट हुआ था एनटीएसपी का, यानी कि फिजिक्स टेस्ट सीरीज का जो 15वां टेस्ट है, उसका सोल्यूशन हम लोग 25 क्वेश्चन तक बना चुके हैं और फिर 25 के आगे क्वेश्चंस जो हैं उनको अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर एक डाइपोल के बारे में बात हुई है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप जानते ही हैं। और इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, और ये जो डाइपोल है वो फील्ड के साथ, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और फील्ड के साथ इसका जो बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। ये देखिए, ये डाइपोल फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और इस पर टॉर्क दिया हुआ है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, ठीक है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू, आप जानते हैं, पीई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6 न्यूटन मीटर, पीई और साइन 60, यानी कि पीई √3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पीई की प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 12/√3। ये पी और ई की प्रोडक्ट वैल्यू आ गई, मतलब पी और ई का प्रोडक्ट इकट्ठे आ गया। अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो ये होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस, और ये 12/√3 कॉस 60 जो कि 1/2, माइनस 12/√3 कॉस 60 यानी कि 1/2, यानी कि माइनस 6/√3 यानी कि माइनस 2/√3 जूल हो जाएगा भाई। तो एक क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। आगे चले। Which of the following statement is false for perfect conductor? परफेक्ट कंडक्टर के लिए द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल सही है। फॉल्स हमें छाटना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे परपेंडिकुलर एसोसिएट होती है, हमेशा परपेंडिकुलर एसोसिएट होती है, हमेशा परपेंडिकुलर एसोसिएट होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है। द चार्ज कैरीड बाय अ मेटालिक स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, बिल्कुल सही है। अगर स्फीयर मेटल का है तो चार्ज अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जो एक्सेस चार्ज होगा वो सरफेस पर आ जाएगा। तो इसमें आपका फॉल्स स्टेटमेंट छाटना है। फॉर द परफेक्ट कंडक्टर, the surface of conductor is an equipotential surface. The electric field just outside the surface is conductor is perpendicular to the surface. The charge carried by the metallic sphere is always uniformly distributed over its surface. Always uniformly distributed over the surface. ये केवल स्फेरिकल के लिए सही है, जबकि अगर कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे ये डायग्राम मेरी बुकलेट में बना हुआ है, तो जो पॉइंटेड पार्ट होंगे वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ये बातें आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं कि जहां पर पॉइंटेड रीजन होता है, नुकीला हिस्सा होता है, वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड केवल सिमेट्रिकल कंडक्टर के लिए होता है, लेकिन अगर कंडक्टर सिमेट्रिकल नहीं बल्कि इस प्रकार का एसिमेट्रिकल है तो ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन चॉइस करेंगे। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में मुझे लगता है एक टेस्ट पहले जो हुआ था उसमें आ चुका है और ये रिपीट हुआ है। देखिए, क्वेश्चन के रिपीट होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन अच्छा है और अगर वो रिपीट भी हो गया, चाहे जानबूझ के या गलती से भी रिपीट हो गया, तो आपका उसमें नुकसान नहीं है। हो सकता है आपने पहले इसको गलत किया और इस बार इसको सही कर दिया। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। और CO2 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत बात है। सी और ये देखिए
O और ये देखिए O तो दोनों डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो इक्वल बट अपोजिट होते हैं, और इक्वल बट अपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, यानी कि ये पोलर नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें अपना खुद का नेट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। H2O इज एन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। H2O नॉन पोलर नहीं बल्कि पोलर है, क्योंकि H2O का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता है, और लीनियर ना होने की वजह से दो P बनेंगे और दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, और जब एंगल होगा तो उनका रिजल्टेंट बन जाएगा और वो पोलर हो जाएगा। तो H2O इज नॉन पोलर जो लिखा है गलत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ। द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल्स एज 1/r²। करेक्ट स्टेट, बिल्कुल गलत है ये। 1/r² नहीं बल्कि ये 1/r³ होता है, ठीक है ना, और इसमें 1/r² लिखा हुआ है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों का गलत हो गया होगा। A parallel plate capacitor is charged and battery is disconnected, और फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उसके बाद चार्ज कर दिया गया और चार्जिंग हो गई, ठीक है ना। अब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया और प्लेट की बीच की दूरी को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए बीच की दूरी D को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि बैटरी काट दी गई है इसलिए Q जो होगा वो सेम रहेगा, Q में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि CV जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। जब Q सेम रहेगा तो C और V का प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो C के इन्वर्सली होगा, और C का मतलब है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो पोटेंशियल डिफरेंस D के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, गलत बात हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, सही बात हो गई। टोटल चार्ज इंक्रीज करेगा, गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट छांटना था, हम लोगों ने छांट लिया। A parallel plate air capacitor is charged to the potential difference of V volt after disconnection of battery। ये देखिए लैंग्वेज बदल गई है लेकिन क्वेश्चन सिमिलर है। V वोल्ट से किसी बैटरी को चार्ज किया गया, चार्जिंग हो गई, अब बैटरी को हटा दिया गया और बीच की दूरी को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हो गया है, केवल लैंग्वेज बदली गई है। तो Q सेम, जैसा कभी भी मैंने बताया था, यानी कि CV सेम, और CV सेम यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शन टू C, V इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D, तो पोटेंशियल डिफरेंस D के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये देखिए हो गया। A parallel plate capacitor having area A and separated by distance D is filled by copper plate of thickness B। एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के बीच में ये B मोटाई की स्लैब, कॉपर की स्लैब डाली गई है, यानी कि मेटल की स्लैब डाली गई है, बीच की डिस्टेंस D है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला आपको मालूम होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस स्लैब की मोटाई प्लस T/K। ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T का B है, ठीक है ना, थिकनेस B है, और B/K मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल का K जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस B। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने चॉइस कर लिया। आपका ऑप्शन अब देख लीजिएगा, यहाँ पर अपॉन नहीं लिखा हुआ है। Minimum number of capacitors of 8 microfarad and 250 volt used to make a composite capacitor of 16 microfarad and 1000 volt। देखिए कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं सह सकता, और एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 8 माइक्रोफैरड है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरड हो
और हम 1000 वोल्ट की बैटरी लगा सकें, तो ऐसे सवालों में अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये मानना चाहिए कि एक रो में मान लीजिए n कैपेसिटर्स लगा दिए, एक रो में n लगा दिए, अगली रो में भी n लगा दिए, अगली रो में भी n लगा दिए, और ऐसी ऐसी हमने m रोप्स लगा दी। कितनी रोप्स? m रोप्स लगा दी। तो और हमें बैटरी लगानी है बड़ी स्ट्रॉन्ग 1000 वोल्ट की बैटरी, देखिए ये लगा दिया। तो क्वेश्चन है कि हमें कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है। तो एक कैपेसिटर को कितना मिलेगा बताइए? एक कैपेसिटर को मिलेगा 1000 बटे n वोल्ट, अगले वाले को भी 1000 बटे n वोल्ट, लास्ट वाले को भी 1000 बटे n वोल्ट। और ये 1000 बाई n जो वोल्ट है उसका मान 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कैपेसिटर 250 वोल्ट से ज़्यादा अपने ऊपर वियर नहीं कर सकता। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 1000 बटे 250 यानी कि 4, यानी कि एक लाइन में हमको मतलब एक सीरीज में हमको 4 लगाने पड़ेंगे। अब हमको ये पता लगाना है कि ऐसी कितनी कितनी सीरीज हमको करनी पड़ेंगी। तो अगला स्टेप जो हम चाहते हैं, C नेट इज इक्वल टू 16 माइक्रोफेरेड एक सीरीज का होगा C बाई N, और ऐसी M सीरीज हैं। तो इसका हो गया, हाँ इसका पूरे का हो गया C बाई N, C बाई N, C बाई N, और ऐसी M है पैरेलल में, तो C बाई N इंटू M, और A की कैपेसिटेंस 8 है, तो और N की वैल्यू 4 है, यानी कि 2M इज इक्वल टू 16, यानी कि M इज इक्वल टू 8, यानी कि ऐसी हमें 8 लाइनें लेकर चलनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से हमें जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे वो M इंटू N या N इंटू M, जो भी तुम कह लो। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4। आपको 32 कैपेसिटर्स यूज करने पड़ेंगे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है ना। 32 से ना एक कम ना एक ज्यादा। अच्छा सवाल है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 and 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर्स, ये देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इसके साथ सीरीज में ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। C1 इज इक्वल टू 2 है, C2 इज इक्वल टू 4 है, और C3 इज इक्वल टू 6 है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो इस पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सवाल ये अच्छा है, हालांकि छोटा है, सिंपल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। तो देखिए दो पैरेलल में 2 और 4 मिलकर बन जाएंगे 6, और आगे जो है वो भी है 6 माइक्रोफैरड, ये भी है 6 माइक्रोफैरड हो गया, और 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है हमने, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो ये 12 वोल्ट 2 भागों में बटेगा, और वैसे तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उसको वोल्टेज कम मिलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, यानी कि V1 भी 6 वोल्ट होगा 12 का आधा, और V2 भी 12 का आधा, यानी कि 6 वोल्ट होगा। तो जब ये 6 वोल्ट होगा और ये भी 6 वोल्ट होगा, तो देखिए हाँ या ये 6 वोल्ट, तो इसको भी कितना मिलेगा 6 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। ये जो 6 वोल्ट 6 माइक्रोफैरड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 6 वोल्ट। इसका मतलब इसको भी 6 मिलेगा और इसको भी 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो सवाल ये एक महत्वपूर्ण छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों का गलत हो सकता है कि हो गया हो। एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस दी हुई है और चार्ज दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप हाफ Q² बाई C का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हाफ क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस है, कैपिटल आर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर -12, और अपॉन R करेंगे 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया। आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया 25/4 इंटू 10 टू द पावर -1, समझ में आ रहा होगा। ये -2 और ये -12, तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -10, और ये 10 टू द पावर 9, तो बचेगा 10 टू द पावर -1। तो ये 6.2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.62 जूल, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 0.6 जूल, ठीक है ना। An uncharged capacitor is connected to the battery. While charging the capacitor, how much loss of energy from the energy supplied by the battery? तो जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, ठीक है ना, और बैटरी इस प्लेट पर Q चार्ज भेजती है और इस प्लेट पर -Q चार्ज भेजती है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आपको अच्छी तरह मालूम होगा QV होता है, बट जो आप एनर्जी स्टोर्ड जानते हैं वो कितना जानते हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, हाफ CV²। दूसरा फॉर्मूला हाफ Q²/C, और तीसरा फॉर्मूला हाफ QV। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी लॉस हुआ वो सप्लाई हुआ बैटरी से QV, और स्टोर हो पाया हाफ QV। तो फिर बाकी हाफ कहाँ गया? ये देखिए हाफ QV बच गया, जो लॉस हो गया हीट के फॉर्म में। हाँ, ये लॉस किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहाँ होगा? कनेक्शन वायर्स में ये लॉस हीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर आप वायर्स को टच करें या थर्मोमीटर लगाएं तो आपको रीडिंग नजर आएगी, मतलब गर्म लगेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। A capacitor is charged through the potential difference of 200 वोल्ट और चार्ज आ गया 0.1 कूलम, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया 200 वोल्ट की बैटरी से, और इस पर जो चार्ज स्टोर हो गया वो हो गया 0.1 कूलम। तो बताइए इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई? तो एनर्जी स्टोर हुई हाफ QV, यानी कि हाफ इंटू 0.1 इंटू 200, तो ये हो गया 0.1 इंटू 100, तो ये आ गया 10 जूल। 10 जूल आ गया। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को जब हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कराएंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है ना, और अपनी सारी एनर्जी रिलीज करेगा। और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है? रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ हीट बनती है। तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा, वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और वो हीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हीट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर टोटल, हाँ, यानी कि कितना वोल्ट होगा बताइए, कितने जूल होगा? 10 जूल होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, और कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि गलत हो गया हो। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई कैपेसिटर चार्ज कर लिया जाता है, उसका बैटरी हटा दी गई और फिर चार्ज कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हमने डिस्चार्ज कराया, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? वो प्लस से माइनस की ओर करंट रिलीज करेगा, यानी एनर्जी रिलीज करेगा, और वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस के ऊपर हीट के फॉर्म में
लॉस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट की बात मैंने की आपसे। 37 क्वेश्चन जो कि कॉमन कराया गया, क्योंकि ये ये तीन कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए तो बेकार हो गए, ये चार्ज नहीं हो पाएंगे। यहाँ से देखिए ये तीनों भी शॉर्ट सर्किट हो गए, ये भी चार्ज नहीं हो पाएंगे। ये देखिए ये दोनों भी शॉर्ट सर्किट हो गए, ये भी चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले जो सबसे किनारे वाले हैं, ये मात्र दो ही चार्ज होंगे। जब हम बैटरी लगाएंगे तब सिर्फ ये दोनों चार्ज होंगे, इसलिए ये दोनों सर्किट में माने जाएंगे, बाकी माने नहीं जाएंगे। तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो C/2 होगा। और एक C कितना है? एक C है 3 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड। ऐसा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इस क्वेश्चन को कॉमन करना पड़ा। यहाँ पर एक्चुअली 3 कैपेसिटर थे और तब आंसर हो जाता C/3, यानी कि 3/3, तब आंसर 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रिंट होने में 2 ही लगे हैं, इसलिए आंसर वो होगा। ये क्वेश्चन कॉमन कराया गया, सभी को इसमें नंबर बराबर से मिले हैं। Assertion region, the potential difference between the two conductors of capacitor is small. कह रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। अब इस बात को हम कैसे समझें, ये बड़ी मुसीबत की बात है, ये बड़ी मुसीबत की बात है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। और रीजन में लिखा हुआ है कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। ये देखिए बहुत ही स्ट्रांग फील्ड होती है। अब इसको हम कैसे समझें कि बहुत स्ट्रांग फील्ड होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कमजोर होता है। आइए इसको हम समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि E = डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है। ये देखिए दोनों के बीच का गैप जो है वो डेल्टा R है। इस प्रकार से डेल्टा V = E डेल्टा R होगा, ठीक है ना। E वेरी लार्ज है, E वेरी लार्ज है, लेकिन बीच की दूरी जो है ना वो वेरी 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 स्मॉल होती है। तो E के लार्ज होने के बावजूद भी R क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए ये भी बहुत 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 कम हो जाता है। हालांकि E बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन डेल्टा R बहुत ही कम होता है। तो जब दोनों को गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही कम वैल्यू का आता है। इससे साबित होता है कि E बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत वीक होता है, क्योंकि बीच की दूरी बहुत कम होती है। यानी कि देखिए ये मतलब क्वेश्चन बहुत से बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट होगा कि दोनों सही बातें हैं और ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, डेल्टा आर बहुत कम है इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू कम आ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी ई में बहुत छोटी क्वांटिटी डेल्टा आर का गुणा कर दिया जाए, और डेल्टा आर क्योंकि ई के लार्ज होने की तुलना में बहुत 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 छोटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा वी अपने आप ही कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बहुत कम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। In a parallel plate combination of capacitor, the total capacitance of the combination is the sum of the individual, बिल्कुल सही है। In such a combination, voltage across each capacitor is same, बिल्कुल सही है। पैरेलल में जब दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से ये दोनों पैरेललिटी में माने जाते हैं, और इसी वजह से जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो C1 + C2 के बराबर होती है। तो ये सही है, ये भी सही है, और ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ रीजन ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड, अच्छा भाई n साइड हैं और चार्ज केवल n-1 साइड्स पर है। जैसे देखिए ये हो गया, ये एक पॉलीगन बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उतना अच्छा तो मुझसे नहीं बन पाएगा।
तो इसमें क्या किया गया है कि n साइड्स हैं, n कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर पर कोई चार्ज नहीं रखा गया है। तो सेंटर पर हमें फील्ड और पोटेंशियल का रेशियो फाइंड करना है। ये दूरी जो है वो r दी हुई है सवाल में। ये जो दूरी आपको दिख रही वो सब के सब r हैं और एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं है। अगर तो आप जानते हैं जब एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं होता है तो बाकी सारे चार्ज मिलकर उतना ही फील्ड बनाते हैं जितना यहाँ वाला होता तो बनाता। तो यहाँ वाला होता तो सेंटर पर कितनी फील्ड बनाता? एट सेंटर E इज इक्वल टू 1 अपॉन या K मान लो K Q बाई R स्क्वायर। अकेले एक का फील्ड बाकी सब की फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब सेंटर पर पोटेंशियल देखिए, तो सेंटर पर पोटेंशियल सभी बनाएंगे के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर कितनी बार बताइए? n-1 बार, क्योंकि चार्ज केवल n-1 कॉर्नर पर है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर इंटू n-1, ठीक है ना। इस प्रकार से जब हम v और e और v को डिवाइड करेंगे तो ये r ऊपर चला जाएगा और नीचे r स्क्वायर रहेगा और n-1 भी नीचे रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r n-1। तो v अपॉन e विल बी r n-1। ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट का गलत हुआ होगा। बहुत से स्टूडेंट इस आंसर को तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ गलती कर गए हो जिसकी वजह से ये रिजल्ट उनका ना आ पाया हो। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करते रहिए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब इस प्रकार के 3 कैपेसिटर होते हैं और फर्स्ट सेकंड को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है और सेकंड थर्ड को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाते हैं। तो ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं और पैरेलल में जो सी नेट होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 3C के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में आंसर सेकंड होगा। जो आपको आंसर मिले थे उसमें थर्ड था, लेकिन आपके पेपर छूटने के ठीक 10 मिनट के बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप में आपको ये मैसेज डाल दिया था कि सेकंड इस क्वेश्चन 41 को सेकंड ऑप्शन के हिसाब से ही चेक किया जाएगा और लगभग सभी बच्चों ने सेकंड ऑप्शन ही लगाया था, यानी कि कॉपी सेकंड ऑप्शन के हिसाब से ही चेक हुई है। लाइट बल्ब है जो कैपेसिटर के बगल में लगा हुआ है, जैसे स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाएगा और बल्ब तेजी से ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम पास होगा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और वो अपनी ब्रांच में करंट को आने नहीं देगा और बल्ब बुझ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बल्ब तेजी से ग्लो करेगा और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ सेकंड मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने में 1, 2 या 3 सेकंड लगते हैं। तो ये बल्ब जैसे ही हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे करंट तेजी से फ्लो होगा और बल्ब एकदम से ब्राइट ग्लो करेगा। लेकिन जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब फाइनली, ये देखिए फाइनली जब होगा तो ये अपनी ब्रांच में करंट को आने नहीं देगा और ये जलता हुआ बल्ब क्या कर जाएगा? बुझ जाएगा। तो बल्ब तुरंत ब्राइट ग्लो करेगा, फिर बाद में डाई आउट यानी कि बुझ जाएगा। पहला ऑप्शन सही है जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे बल्ब तेजी से ग्लो करेगा एक इंस्टेंट के लिए, और ये नहीं लिखा है कि बाद में बुझ जाएगा। हालांकि ये लिखा होता तो ये ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन माना जाता। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस। एक को V वोल्ट से चार्ज किया गया और दूसरे कैपेसिटर को, जो कि आइडेंटिकल है, दूसरे कैपेसिटर को 2V वोल्ट से चार्ज किया गया। चार्जिंग के बाद दोनों कैपेसिटर की बैटरीज को डिसकनेक्ट कर दिया और दोनों की प्लस से प्लस और माइनस से माइनस प्लेटों को जोड़ दिया गया। ये देखिए पैरेलल में जोड़ दिया गया।
तो इस प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा जरूर, बुकलेट में पढ़ाते वक्त सब हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। C1C2/2 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि C इंटू C/2 फिर 2C और 2V माइनस V का होल स्क्वायर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप V माइनस 2V लिख लीजिए तो भी कोई बात नहीं, होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक C से C कट गया तो ये आ गया C/4 और V का स्क्वायर, तो 1/4 CV स्क्वायर। ये इस प्रक्रिया में इतनी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि सवाल कठिन नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं कि पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, जब कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो फाइनल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लॉस हमारा निकल के आता है, और यही फॉर्मूला बनता है, लंबा डेरिवेशन होता है इसका। 10 माइक्रोकूलम चार्ज को कैसे डिवाइड करें कि कुछ दूरी पर रखने से मैक्सिमम रिपल्शन लगे। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखिए कि ये Q है, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, मान लो Q1 = Q है और दूसरा पार्ट इसका Q2 कितना होगा, कैपिटल Q माइनस Q होगा, सही है। डिवाइड कर रहे हैं, इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो एक भाग अगर Q है तो दूसरा बचा हुआ भाग जो होगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा। अब इन दोनों को इतनी दूरी पर रख दिया गया, ये देखिए, हाँ डिवाइड करके इतनी दूरी पर रख दिया। तो कह रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इसका और इसका दोनों का मान Q1 Q2 का मान कितना हो, यानी कि कैपिटल Q को कैसे डिवाइड करें कि मैक्सिमम फोर्स लगे। तो उसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग 1/4 कहते हैं। तो Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r², तो हम कह सकते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q² अपॉन r², ठीक है ना। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं किसी भी चीज के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए उसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट करें किसको, Q माइनस Q² और इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाइए, कैपिटल Q कांस्टेंट बाहर आएगा, Q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, Q² का डिफरेंशिएशन 2Q हो जाएगा और = 0। ये K उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो Q माइनस 2Q = 0। इस प्रकार से देखते जाइए, Q = 2Q यानी कि Q = Q/2, ठीक है ना। तो जब ये Q जो होगा Q/2 होगा तो ये भी Q/2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से आंसर क्या होगा, 10 को हम दो बराबर टुकड़ों में बांटें यानी कि 5/5, ऑप्शन 4 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बहुत पुरानी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन अभी भी है। क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का हो सकता है गलत हुआ हो। A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its two plates is given +2। अच्छा भाई, एक कैपेसिटर की ये एक प्लेट है मान लीजिए और ये दूसरी प्लेट है मान लीजिए, इसको दिया गया चार्ज Q1 = 2 माइक्रोकूलम, इसको दिया गया 4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा कि अगर ये पहली प्लेट है पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर फेसिंग सरफेस पर इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है और ये बाहर वाली सरफेस पर इक्वल चार्ज होता है। फेसिंग में इक्वल बट अपोजिट होता है और बाहर इक्वल चार्ज होता है, ठीक है ना। और वो यहाँ पे कितना चार्ज होता है या क्या आपको मालूम है, यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है Q1 माइनस Q2/2 और जो आएगा उसका उल्टा यहाँ पर होगा।
और यहाँ पर होता है Q1 प्लस Q2/2, और जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ होता है Q1 प्लस Q2/2। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चार्ज क्यों नहीं दिखाया। मैंने अभी भी आपसे कहा इक्वल बट अपोजिट, तो इसका जो भी मान आएगा उसका नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग इसको 4 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 माइनस 2/2, यानी कि 2/2 यानी कि 1 माइक्रोकूलम। जब यहाँ 1 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम होगा। और अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या आपको मालूम है कि इस डायग्राम में कैपेसिटर कहाँ पर है? अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर ये जो आपको डॉटेड लाइन में जो बंद नज़र आ रहा है ये कैपेसिटर है, यानी कि सिर्फ ये प्लेट, मतलब प्लेट का ये पार्ट और इस प्लेट का ये पार्ट, यानी कि इस प्लेट का राइट पार्ट और इस प्लेट का लेफ्ट जो फेस है, पार्ट मतलब फेस, वही कैपेसिटर होता है। तो अब आप आइए Q = C डेल्टा V, इसलिए डेल्टा V = Q/C। Q is 1 माइक्रोकूलम एंड C is 1 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कट गया और आ गया 1 वोल्ट, 1 कूलम्ब पर फैरड, माइक्रो माइक्रो कट गया तो 1 कूलम्ब पर फैरड यानी कि 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन एक साधारण लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का इसलिए गलत हुआ होगा क्योंकि उनको ये वैल्यू नहीं पता होगी। अगर इस प्लेट पर चार्ज Q1 है टोटल, इस प्लेट पर Q2 है टोटल, तो यहाँ होगा Q1 माइनस Q2/2 और यहाँ उसका उल्टा होगा, और यहाँ होगा Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ भी होगा Q1 प्लस Q2/2। और कैपेसिटर सिर्फ ये और ये मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे। ये सतह और ये सतह बाहर वाली और ये सतह बाहर वाली कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं होंगे। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब आप अगले पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और अगला पेपर भी जो फ्राइडे को होगा उसको भी हम लोग फ्राइडे और सैटरडे में डिस्कस करके उसे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ठीक है ना, तैयारी करते रहिए। जैसे ही पेपर ख़त्म होता है तो अगले पेपर की तैयारी स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे, तो आपको फ्राइडे आते आते तक घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वेडनेसडे या थर्सडे से तैयारी शुरू करते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए जब पेपर हो जाए फ्राइडे वाला, फिजिक्स वाला, उसके बाद ही से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बात केवल फिजिक्स के पेपर की नहीं है, जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं उनमें भी आप एक टेस्ट देने के बाद से अगले दिन से ही धीमे धीमे अपनी तैयारी को अगर शुरू कर देंगे तो आपको अगले टेस्ट आते आते तक काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा घबराहट, ज़्यादा एंजाइटी या जल्दबाजी करने की जो एबिलिटी होती है, जो लक्षण आ जाते हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे और इससे आपका लाभ होगा, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।